everyone, this is Veronica. So proxy ज्ञान पे so this is my channel. ओके सो प्रॉक्सी ज्ञान पे मैं पूरी सीरीज़ शुरू कर रही हूँ। एक तो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं MCQs, यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता है, आप खुद को अलाइन कर पाएंगे अपनी प्रिपरेशन के साथ। देखिए होता क्या है ना, हम यूपीएससी की तैयारी में या स्टेट पीसीएस की तैयारी में तो पढ़ जाते हैं, लेकिन अगर हम क्वेश्चन सवाल जो हैं उनको सॉल्व नहीं करते तो हमको समझ नहीं आता कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। तो MCQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने से हम अलाइन हो जाते हैं, हमारी तैयारी अच्छी हो जाती है। तो एक MCQ का सीरीज़ लेके आते हैं, फिर आई विल स्टार्ट अ फाउंडेशन कोर्स कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं 2024 के लिए, तो पूरा डिटेल में फ्री में मैं आपको यहाँ पे एनवायरनमेंट का कोर्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, डेली थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट्स करके आपको पूरा एक अलग से प्लेलिस्ट दिख जाएगा और बाद में हम उसका एक मैराथन सेशन निकाल देंगे। और उसके बाद हम करेंगे डेली करंट अफेयर कि जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगी न्यूज़, तो एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी डेली करंट अफेयर का। ठीक है, तो आज हम ये करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो बाकी आप इंस्टाग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं, टेलीग्राम पे मुझे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर द PDFs एंड यहाँ पे बहुत अच्छी रील्स मैं आपके लिए लेके आती हूँ, तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। सो लुक एट द फर्स्ट क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स which one is the most important anthropogenic source of both methane and nitrous oxide? So I feel मैं स्क्रीन से अपना फेस कट कर देती हूँ बिकॉज पूरा स्क्रीन आपके सामने रहेगा तो आपको तो सुनना ही है, दैट विल बी बेटर, राइट। तो इस क्वेश्चन का क्या मतलब है, ये जो भी क्रॉप्स यहाँ पे दिए हुए हैं इनमें से कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्स है मिथेन या नाइट्रस ऑक्साइड का। यानी इनमें से एंथ्रोपोजेनिक क्या होता है, कोई भी चीज़ जो मैन मेड हो, जिसका रीज़न इंसान हो, उसकी वजह से अगर मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे इनमें से कौन से क्रॉप सबसे ज़्यादा रिलीज़ करते हैं। तो आप ऐसा कीजिए, मैं पॉज लेती हूँ, आप पॉज कीजिए यहाँ पे वीडियो को और अपना आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सो आंसर है आपका बी। ठीक है, बी में क्या है, राइस। तो अब मैं आपके साथ नेक्स्ट स्लाइड पे इसका एक्सप्लेनेशन डिस्कस करूंगी। देखिए मिथेन, जिसको हम CH4 लिखते हैं, और आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो है, ये इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी होती हैं, जो हीट को ट्रैप करती हैं, टेम्परेचर अर्थ का इंक्रीज करती हैं। ये इन दोनों गैसेस की वजह से, मिथेन और नाइट्रस ऑक्साइड की वजह से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और आप देख रहे हैं किस तरह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज हैं मिथेन के। और मिथेन कहाँ से निकलता है सबसे ज़्यादा, राइस मैंने क्यों कहा, वेट राइस फील्ड्स जो होते हैं आपके, या फिर कैटल हो गया, वो एक इसका सोर्स रहेगा। एनिमल वेस्ट इसका सोर्स रहेगा। लैंडफिल्स, जहाँ पे जाके कचरा डाला जाता है, लैंडफिल्स इसका सोर्स रहेगा। या फिर आप कोई चीज़ जला रहे हैं, बायोमास को जला रहे हैं, वो इसका सोर्स रहेगा। कोई भी फ्लडेड राइस कल्टीवेशन है, उसको आइडेंटिफाई किया गया है कि वहाँ वो सबसे ज़्यादा ग्लोबल एग्रीकल्चरल सोर्स है, यानी ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जहाँ पे मिथेन एमिशंस होती हैं। सो राइस प्रोडक्शन को माना जाता है, राइस यहाँ पे करेक्ट आंसर है, राइस प्रोडक्शन को माना जाता है दैट इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर 11% ऑफ टोटल एंथ्रोपोजेनिक मिथेन एमिशंस। का सोर्स 11% आपके राइस हैं, यानी आपका पैडी फील्ड है। और इसी पैडी फील्ड से आपका नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो भी रिलीज होता है, एमिट होता है। पैडीज में दोनों सॉइल और राइस के जो प्लांट्स हैं वो दोनों ही नाइट्रस ऑक्साइड को एमिट करते हैं एटमॉस्फेयर में। सो दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज बी, राइस। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वहाँ पूछा गया है। सो अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा, system of rice intensification of cultivation in which alternate wetting and drying of rice field is practiced. So reduced seed requirement, reduced methane production, reduced electricity consumption. तो 3 ऑप्शंस यहाँ दिए हैं, आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे बताना है। तो पॉज कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में राइट आंसर बताइए। आई होप आपने पॉज किया होगा। सो करेक्ट आंसर इज 1, 2 एंड 3। यानी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन में जो कल्टीवेशन का सिस्टम है, यहाँ पे ऑल्टरनेट वेटिंग क्यों की जाती है, इसका क्या रिजल्ट मिलता है, सीड रिक्वायरमेंट भी आपको कम चाहिए रहती है, मिथेन प्रोडक्शन भी कम होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी यहाँ पे
कम यूज़ होती है। ये जो कल्टीवेशन का तरीका है, इसमें आप ऑर्गेनिक मैन्योर को यूज़ करते हैं जितना पॉसिबल होता है, यंग सीडलिंग्स को प्लांट करते हैं और इंटरमिटेंट इरिगेशन करते हैं ताकि आपका सॉइल मॉइस्ट रहे। ओके और फ्रीक्वेंट इंटर कल्टिवेशन यहाँ पे भी की जाती है। सो इसका तीनों चीज़ें इसका बेनिफिट देती हैं। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। नाउ आई विल कम टू द थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए रीड करती हूँ। Which one of the following lakes of West Africa has become dry and turned into desert? तो अब ये करंट अफेयर से कभी पूछा गया होगा, वो न्यूज़ में रहा होगा, बट अब क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रह रही है, ड्रॉट लाइक कंडीशंस एंड एवरीथिंग, तो आपको यहाँ पे ये मालूम होना चाहिए। सो वेस्ट अफ्रीका की कौन सी लेक ड्राई या डेजर्ट में बन गई? लेक विक्टोरिया, लेक फैग्यूबाइन, लेक ऑग्यूटा, लेक वोल्टा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2, लेक फैग्यूबाइन। ठीक है, अब मैं आपको ये सारे मैप पे भी दिखाऊंगी एक एक करके। ओके, पहले तो देखिए न्यूज़ में कि काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ ये 2021 में रहा है कि फैग्यूबाइन जो है इट इज़ टर्निंग इनटू डेजर्ट, इट हैज़ टर्न इनटू डेजर्ट। तो ये माली में, यहाँ पे आपको इसका ये देखिए मैंने सर्कल लगा रखा है, ये एक बहुत ही एक आइसोलेटेड लेक है। देखिए बाकी जगह कैसी कैसी हैं, एक आइसोलेटेड लेक है ये माली में, वेस्ट तिम्बुक्तू और नॉर्थ ऑफ नाइगर रिवर ये आपको नज़र आएगी। ठीक है, अगर आप इसको अपने मैप में देखेंगे, देखिए मैप दो बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा दो मैप्स अपने पास रखिए। एक ऑक्सफोर्ड का मैप आई वुड सजेस्ट और एक है ब्लैक स्वान, क्योंकि बहुत सी चीज़ें एक मैप में दी होती हैं दूसरे में नहीं दी होती। तो हमेशा जब भी आप ये मैप वाली चीज़ें पढ़ते हैं तो अपने पास दो मैप्स को तो ज़रूर रखो। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। अब बाकी वाली जो लेक्स हैं जो यहाँ पे मेंशन किया है, जैसे लेक विक्टोरिया है, ये बॉर्डर पे है, 3 कंट्रीज़ के बॉर्डर पे। वन इज़ युगांडा, अनदर इज़ केन्या, थर्ड इज़ टंजानिया। ओके, टंजानिया। तो 3 कंट्रीज़ के बॉर्डर पे आपको ये नज़र आएगी। उसके बाद ओग्यूटा जो है, इसको लीन फिंगर लेक भी कहा जाता है। ओके, फिंगर लेक कहा जाता है इसको। ठीक है, और उसके बाद आपकी लेक वोल्टा के बारे में, ये लार्जेस्ट आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर है, आर्टिफिशियल रिजर्वॉयर। ठीक है, रिजर्वॉयर इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन द सरफेस एरिया। तो ये आपको आई थिंक सफिशिएंट है। फिर भी मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ। ये देखिए लेक फैग्यूबाइन मैंने आपको दिखा दिया, इस तरह से आपकी ओग्यूटा लेक है एंड हियर यू कैन फाइंड एग्यूटा लेक। ओके, ये अफ्रीका में हम लेक वोल्टा की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये लेक आपकी जा रही है लेक वोल्टा, एंड देन अफ्रीका में यहाँ पे ये लेक विक्टोरिया। आप देखिए, तो लेक विक्टोरिया के बारे में मैंने आपको बता दिया। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। अब यूपीएससी ने ये नया स्टाइल पकड़ा ना पेयर्स में पूछने का। होकेरा वेटलैंड कहाँ आगे लिखा है? पंजाब। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश। रुद्र सागर लेक त्रिपुरा। सस्था मकोटा तमिलनाडु। तो बताओ कौन से पेयर्स अब यहाँ पे ठीक हैं? तो द करेक्ट आंसर है यहाँ पे ओनली 2 पेयर्स, ओनली 2 पेयर्स। सो ओनली 2 पेयर्स मीन्स बी। ठीक है, सो कौन से 2 पेयर्स आपको यहाँ पे सही लग रहे हैं? देखो एक एक को डिस्कस करते हैं। होकेरा वेटलैंड जो है ये कहाँ है? सो दिस पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये करेक्टली मैच्ड नहीं है। ये नॉर्थ वेस्ट में लोकेटेड है, नॉर्थ वेस्ट हिमालयन बायोजियोग्राफिक प्रोविंस जो है कश्मीर का, ये वहाँ पे लोकेटेड है। और आप समझ सकते हैं कि पीर पंचाल के पीछे ये आपको मिलेगा। होकेरा वेटलैंड के बारे में आपको मालूम होना चाहिए, ओनली 10 किलोमीटर फ्रॉम श्रीनगर। श्रीनगर से होकेरा सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है, तो दूर दूर पंजाब में नहीं है ये। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है और नेचुरल पेरिनियल वेटलैंड है कॉन्टिग्यूअस टू द झेलम बेसिन। तो ये होकेरा वेटलैंड की बात आ गई। फिर हमने यहाँ पे लिखा है रेणुका वेटलैंड। आई विजिटेड दिस प्लेस ऑल्सो, दिस इज करेक्टली मैच्ड, ये करेक्टली मैच्ड है। रेणुका वेटलैंड इज इन हिमाचल प्रदेश, नेचुरल वेटलैंड भी है। ओके, ऑलमोस्ट यहाँ पे रेणुका वेटलैंड में 443 स्पीशीज़ आपको फाउना के मिलेंगे। ठीक है, एनिमल स्पीशीज़ मिलेंगे। 19 स्पीशीज़ आपको फिशेस के यहाँ पे मिलेंगे। राइट, नेक्स्ट इज रुद्र सागर लेक। सो दिस पेयर इज ऑल्सो करेक्टली मैच्ड। ये लो लैंड सेडिमेंटेशन रिजर्वॉयर है। रिवर गोमती जो है यहाँ पे इट इज़ फेड बाय 3 पेरिनियल स्ट्रीम्स,
3 रिवर आके यहाँ पे पानी देते हैं रुद्रसागर लेक को, और फिर फाइनली जाके रिवर गोमती में मिल जाते हैं। आइडियल हैबिटेट है। एक टर्टल है, 3 स्ट्राइप्ड रूफ टर्टल। ओके, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 3 स्ट्राइप्ड रूफ टर्टल। ओके, ये यहाँ पे पाई जाती है, रेड लिस्टेड कैटेगरी में है ये, क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ओके, उसका हैबिटेट है। फिर जो सिस्थमकोटा लेक यहाँ पे दे रखा है, सो दिस पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ठीक है, नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये तमिलनाडु में नहीं तो बल्कि कहाँ है? सो दिस इज इन, कहाँ है बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में आप। केरला। ठीक है, दिस इज फाउंड इन केरला। अभी काफ़ी डिप्लीट हो रही है ये लेक, क्योंकि बहुत डिस्ट्रक्शन यहाँ पे हुआ है। सो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक भी केरला की इसको माना जाता है। केरला के कोलम डिस्ट्रिक्ट में ये है। ठीक है, सो ये देख सकते हैं, इसी लेक के फोटोज हैं। चलिए अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, विच एमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज अ क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर, विच एमिशन रिडक्शन प्लेजेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इज अ। तो ये क्या है? तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एक डेटाबेस है जिसको क्रिएट किया गया था बाय कोलिशन ऑफ रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी, उन्होंने बोला कि अपना डेटाबेस हम क्रिएट करेंगे, तो उन्होंने क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर बनाया। तो आप क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर को इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये एक इंडिपेंडेंट एनालिसिस के लिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट साइंटिफिक एनालिसिस के लिए इसको बनाया गया। ठीक, क्लाइमेट एक्शन सिंस 2009। ओके, सो ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि क्लाइमेट में हम वैसे ही बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी हम नहीं चाहते कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से क्लाइमेट ज़्यादा जाए, बट एनीवे जा रहा है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग। नाउ क्लाइमेट पे एक और सवाल आपके लिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द क्लाइमेट ग्रुप, ठीक है, is an international non-profit organization that drives climate action by building large network and running them. The International Energy Agency in particular, with the climate group, launched a global initiative, EP100. EP100 brings together leading companies committed to driving innovation in energy efficiency and increasing competitiveness while delivering on emission reduction goals. और फिर 2 स्टेटमेंट्स हो रहे हैं। सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर्स ऑफ EP100. द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज अ सेक्रेटेरिएट टू द अंडर 2 कोलिशन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टेटमेंट बी, यानी 1, 3 और 4 वाला स्टेटमेंट करेक्ट है। यहाँ पे 4th, सम इंडियन कंपनीज आर मेंबर्स ऑफ EP100। ठीक है, EP100 ना एक करंट अफेयर का टॉपिक भी इसको नहीं बोलेंगे, कंटेम्प्रेरी अफेयर का है, क्योंकि काफ़ी समय से ये न्यूज़ में है। स्टेटमेंट 1 आपकी करेक्ट है। ठीक है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्लाइमेट ग्रुप एक्चुअल में एक इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट है जो कि 2003 में ये बना, और इसके ऑफिसेज जो हैं लंदन, न्यूयॉर्क, न्यू दिल्ली, एम्स्टर्डम एंड बीजिंग में। लिख लीजिए इसके बारे में। लंदन में है इसका ऑफिस, न्यूयॉर्क सिटी में है, न्यू दिल्ली में है, एम्स्टर्डम में है एंड बीजिंग में है। ठीक है, स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट इसलिए है बिकॉज इट इज अ ग्लोबल इनिशिएटिव विच वॉज लेड बाय द क्लाइमेट ग्रुप एंड द अलायंस टू सेव एनर्जी एंड नॉट इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसको शुरू नहीं किया है, क्लाइमेट ग्रुप ने इसको शुरू किया है, और अलायंस टू सेव एनर्जी ने इसको शुरू किया है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इसको शुरू नहीं किया है। स्टेटमेंट 3 इज अगेन करेक्ट बिकॉज क्लाइमेट ग्रुप ग्लोबल EP100 इनिशिएटिव जो है, ये ग्रोइंग ग्रुप जो है एनर्जी स्मार्ट कंपनीज, उनके क्या कमिटमेंट्स हैं उनको एक साथ लेके आता है। स्टेटमेंट 4 मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया इज करेक्ट बिकॉज ग्लोबल रीच है EP100 की, विद मेंबर कंपनीज ऑपरेटिंग इन मोर देन 130 मार्केट्स में इसकी मेंबर कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। ठीक है, और 5th स्टेटमेंट इज अगेन इनकरेक्ट बिकॉज क्लाइमेट ग्रुप is the secretariat to under 2 coalition and not international energy agency. Again, international energy agency से इसका कुछ लेना देना नहीं। अगर आपको ये नॉर्मल भी पता है तो आप 5th और 2nd स्टेटमेंट को गलत कर देते, तो 1, 3, 4 आपके पास एलिमिनेट करके सही आंसर जो है वो बचते। चलिए, so this will be the last question. If rainforest and tropical forest are the lungs of earth, then surely wetlands function as its kidneys. Which one of the following functions of wetlands best reflects the above
स्टेटमेंट कि हम बोल रहे हैं कि रेन फॉरेस्ट को लंग्स कहा जाता है अर्थ का, ठीक है, क्योंकि दे गिव लॉट ऑफ ऑक्सीजन टू अस। और वेटलैंड्स जो हैं उनको क्या कहा जाता है, किडनीज। तो मतलब किडनीज का मेन काम क्या होता है, फिल्टर करना, है ना। अगर आप बायोलॉजी जानते हैं तो किडनीज क्या करती हैं, टॉक्सिक मटेरियल्स को फिल्टर करती हैं। तो आप चारों स्टेटमेंट पढ़िए और उसमें देखिए आपको कोई स्टेटमेंट मिलता जुलता लगता है। वाटर साइकिल इन वेटलैंड्स इन्वॉल्व सरफेस रन ऑफ, सब सॉइल पर्कुलेशन, एल्गी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट बेस अपॉन विच फिश, क्रस्टेशियंस ब्ला 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 थ्राइव. Wetlands play a vital role in maintaining sedimentation balance and soil stabilization. Aquatic plants absorb heavy metals and excess nutrients. So statement 4 seems like यहाँ पे filtration का काम हो रहा है जो कि kidneys का काम है। तो ये स्टेटमेंट तो इन्होंने बोला ये सही है, तो कौन सा इस फंक्शन को जस्टिफाई करेगा, योर स्टेटमेंट नंबर 4, क्योंकि वेटलैंड में आपके मार्शेस, पीटलैंड्स, ये सब वाले एरियाज आते हैं तो उनका यही काम रहता है। तो आई होप ये आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अच्छा ना भी लगे तो इसको ज़रूर सॉल्व कीजिए। बिना अच्छे लगे भी हमें पढ़ाई के लिए कुछ चीज़ें करनी पड़ती हैं और क्वेश्चन सॉल्व करना उनमें से एक है। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम ऑल्सो विच इज़ कमिंग। कोई कम ही दिन बचे हैं प्रीलिम्स में, लेकिन जो लोग 2024 के लिए प्रिपेयर करेंगे उनके लिए ये अच्छी शुरुआत है कि MCQ से शुरुआत करें ताकि आप समझेंगे कि पेपर किस तरीके से देना है। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।